हेलो। हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और एक बार भैया कमेंट करके बता दो आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। गुड इवनिंग सबको नमस्कार। जी हाँ भाई, नरेंद्र भाई गुड इवनिंग, राजवीर, अक्षय, एक बार भैया कमेंट कर दीजिए आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। दोस्तों आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम होगा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, यहां से आगे हमें दो तीन जो टॉपिक पढ़ने हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। हमारा पिछली क्लास में दर्पण वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ भाई सोच रहे होंगे कि सर दर्पण के जस्ट बाद में लेंस पढ़ा देना चाहिए। दोस्तों, दर्पण के जस्ट बाद में लेंस पढ़ सकते हैं, लेकिन लेंस को पढ़ाने के लिए अपवर्तन के नियम चाहिए होते हैं। समझना मैं क्या कह रहा हूं। दोस्तों, दर्पण से पहले हमने परावर्तन के बारे में पढ़ा है, क्योंकि दर्पण पे परावर्तन के नियम लागू होते हैं। और लेंस पढ़ने से पहले हमें अपवर्तन वाला टॉपिक पढ़ना होता है, क्योंकि लेंस पर अपवर्तन के नियम लागू होते हैं। पहले बात को समझिए, उसके बाद में हम धीरे धीरे चीजों पे पहुंचेंगे। दर्पण जो है ये परावर्तन की घटना पे काम करता है, इसलिए दर्पण से पहले हमने परावर्तन पढ़ लिया है। और लेंस से पहले हमें अपवर्तन पढ़ना है, क्योंकि लेंस जो है अपवर्तन की घटना के ऊपर काम करता है। तो मेरे भाई, लेंस पढ़ने से पहले हमें अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। तो जो भी भाई लाइव क्लास से जुड़ चुका है या बाद में क्लास को देखता है, सबसे पहले हेडिंग लगाइए प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, पहले इसके बारे में पढ़ाऊंगा, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आपको समझाऊंगा अपवर्तन के कारण, अपवर्तन का कारण क्या है, अपवर्तन क्यों होता है। तीसरे नंबर पे एक टॉपिक आएगा अपवर्तनांक, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में दोस्तों चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। और पांचवें नंबर पर हम पढ़ेंगे अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। ये अपवर्तन से जुड़े हुए 5 टॉपिक आपको तैयार करने हैं, और इसके कुछ न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। अपवर्तन से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल है, वो भी मैं यहां पर करवा दूंगा। कहने का मतलब, अपवर्तन से जुड़ी हुई 5-6 चीजें हमको छोटी छोटी तैयार करनी है।
ये है। थोड़ी सी आराम आराम से पढ़ लीजिए, और आपके पास जो भी किताब है, जो भी प्रैक्टिस पेपर है, आप उन पे करिए। शायद जो चीजें आप कर रहे हो ना, इससे ज्यादा किताबों में भी नहीं है और आपको पढ़ना भी नहीं है। चलो, सबसे पहले पहला टॉपिक इसमें से पूरा कराऊंगा, प्रकाश का अपवर्तन या अपवर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि अपवर्तन किसे कहते हैं, जैसे आपने परावर्तन की परिभाषा पढ़ी थी, ऐसे ही आपको परिभाषा लिखनी है अपवर्तन की। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, कोई प्रकाश है, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। वापस सुनो इस लाइन को। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाता है। कहते जाना तो उसको सीधा चाहिए था, लेकिन जैसे ही वो दूसरे माध्यम में एंट्री करता है, वो अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। प्रकाश का इस तरह से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। एक बार वापस देखिए। मान लीजिए ऊपर जो है वो अलग माध्यम है, माध्यम नंबर 1, यहां पर एयर हो सकती है, और नीचे वाला माध्यम नंबर 2 है जहां पर वाटर हो सकता है। ये बीच में अभिलंब है, नॉर्मल है। कहने का मतलब ये है, ये प्रकाश आ रहा है, नियम तो ये कहता है कि इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। वापस समझो। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाती है। यहीं से वो बेंड कर जाती है, मुड़ जाती है, अपने मुख्य पथ से क्या हो जाती है, बेंड कर जाती है, अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। परिभाषा पूरी लिखा देता हूं, आराम से लिख लीजिए। किताब जिनके पास में है, आराम से किताब का आनंद लीजिए। सब कुछ बातें किताब में लिखी गई है। जिनके पास में नहीं है वो मंगा लीजिए, लिखने का झंझट खत्म हो जाएगा। परिभाषा लिखिए। जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाता है। मुख्य पथ से विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को
प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ये इसकी पूरी डेफिनेशन है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ में डाल दो। तो ये हमारे अपवर्तन की परिभाषा। यूट्यूब पर एक दो दिन क्लासें नहीं हो रही है, थोड़ी सी तबीयत में क्या है, गिरावट है, तो इसलिए थोड़ा सा आपकी क्लास में ले रहा हूं। खांसी जुकाम अब क्या करे, लेकिन मेरा यह है कि 1 घंटा जो है वो आपके लिए मैं लगा रहा हूं क्लास। यूट्यूब पर क्लास अभी नहीं हो रही, एक दो दिन तो मैं बता दूंगा, बाकी की आपको थोड़ा थोड़ा मैं करा रहा हूं। दोस्तों ये तो हो गई इसकी परिभाषा, जो कि हमारी परीक्षाओं में पूछी है काफी बार। अब हम इससे जुड़े हुए 2 चित्र बनाने हैं, और दोनों चित्रों के बारे में अलग अलग डायग्राम बनाऊंगा और आराम से समझना। उदाहरण लीजिए, उदाहरण देखो, एक चित्र बना रहा हूं, ध्यान से समझना। ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। इस वाले माध्यम में मैं बोल रहा हूं वायु है, और इस वाले माध्यम में है पानी। कुछ भी हो सकता है, ये केरोसिन भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है। ये पानी भरा हुआ है नीचे। और ये बीचों बीच में से जो लाइन डाल रखी है, ये अभिलंब है। बीचों बीच में से जो लाइनें हमने डाली है, ये अभिलंब है। ये अभिलंब है, अभिलंब है। बहुत अच्छे से समझना, ये वाला जो माध्यम है, माध्यम नंबर 1, इसको हम यहां पर विरल माध्यम बोलते हैं। इस वाले माध्यम को क्या बोलते हैं, वायु जहां पर है उस माध्यम को बोलते हैं विरल माध्यम, जहां पे कण क्या थोड़े से दूर दूर है। और इस वाले माध्यम को बोलते हैं सघन माध्यम। ये सघन माध्यम है। 2 है, ध्यान रखना, ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी। जहां पे पार्टिकल्स जो है, कण जो है थोड़े दूर दूर होते हैं, उसको बोलते हैं विरल माध्यम। और कहीं पे कण जो है ना वो पास पास में है, उसको बोलते हैं सघन माध्यम। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये चीज, ये शब्द काम में आएगा। ये वायु को हम क्या बोल रहे हैं, ये विरल माध्यम है, नीचे वाला ये सघन माध्यम है। ठीक है, ऐसे बोलो, कोई प्रकाश है, वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है। ये आपतित किरण है मेरे भाई। ये कौन सी किरण है, आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। नियम से इसको जाना चाहिए था सीधा। नियम से इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है, मुड़ जाती है। इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ये है कोण आई, आपतन कोण, आपतन कोण। और ये है कोण आर, ये है अपवर्तन कोण। वापस से समझो बातों को। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। कोई प्रकाश है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है। कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। नियम कहता था उसको सीधा जाना चाहिए था, सीधा, लेकिन नहीं, वो अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है। वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्यों मुड़ती है, उसका कारण तो है प्रकाश का अपवर्तन। भाई ये मुड़ी क्यों,
भाई नियम कहता है इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, सीधी नहीं गई, ये मुड़ गई। मुड़ी क्यों? तो मुड़ने का कारण क्या है? तो आपका जवाब होगा प्रकाश का अपवर्तन। ये मुड़ी क्यों? तो आपका जवाब होगा प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। क्लियर है? ये कोण आई है जिसको हम आपतन कोण बोलते हैं। ये है आपतन कोण, आपतन कोण है। और ये कोण आर है ना, आर, इस बार ये अपवर्तन कोण है भाई, परावर्तन नहीं, परावर्तन नहीं, परावर्तन नहीं, ये अपवर्तन कोण है, क्योंकि यहां पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, परावर्तन थोड़ी हो रहा है। तो ये अपवर्तन कोण है नीचे वाला। तो बातों को मैं यहां पे लिख भी रहा हूं, अच्छे से समझना। देखो, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो वह अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या झुक जाती है, झुक जाती है। इस घटना में अपवर्तन कोण का मान अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम रह जाता है। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, लापरवाही मत करना। सुनो इस पूरी घटना को। लापरवाही नहीं इनमें, ये आए हुए शब्द है सब। देखो दोस्तों, वापस इस चित्र के माध्यम से देखिए। कोई प्रकाश की किरण है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। अब कुछ भाई ये कह सकते हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये विरल माध्यम है या सघन माध्यम है? तो इसका पता भी मैं आपको लगवा दूंगा। अभी से केवल आप इतना सा देखो कि कण जो है यदि पास पास है तो उसको बोलते हैं सघन माध्यम, और यदि कण जो है थोड़े दूर दूर है तो वो कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। अभी से ऐसे समझ लीजिए, बाकी का इस कंसेप्ट को समझिए। कोई प्रकाश की किरण है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ध्यान रखना, ये अभिलंब है, बीच वाला क्या है? अभिलंब है। तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है। अब इसमें क्या होगा? ये वाला जो कोण है ये कम रह जाएगा इस वाले कोण से। समझो, ये वाला कोण क्या है? ज्यादा है। कोण आई, ये वाला कोण क्या है? ज्यादा रहेगा, आपतन कोण। और ये है अपवर्तन कोण, ये कम हो जाता है इस घटना में। ध्यान रखना, इस घटना में अपवर्तन कोण का जो मान है वो आपतन कोण से कम रह जाएगा। समझो इस पॉइंट को, ये पॉइंट परीक्षा में आ रहा है। देखो, अगर ये प्रकाश सीधा जाता, सीधा जाता, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर रहता। अगर ये किरण जो है ना, प्रकाश की किरण सीधी जाती, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर रहता। लेकिन ये क्या हो गया? अभिलंब की ओर झुक गया। अगर ये झुक गया तो ये कोण कम रह गया, ये कोण कम रह गया, ये कोण कम रह गया। मतलब इस घटना में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम रह जाता है। ध्यान रखना इस पॉइंट का। ये चित्र नंबर 1 है।
ये है हमारा चित्र नंबर 1। दूसरा एक चित्र और मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इस घटना में क्या रहा, कोण आई जो है, कोण आई आपतन कोण का जो मान है, आपतन कोण यहां पर ज्यादा रहेगा कोण आर अपवर्तन कोण से। ठीक है ना। इस घटना में कैसे भी बोल दो या फिर ऐसे कह सकते हैं, कोण आर यहां पे कोण आई से क्या रहेगा, कम रहेगा। मतलब कोण दोनों एक ही बात है। कोण आर कम है, कोण आई ज्यादा है। यहां पर भी कोण आई ज्यादा है, कोण आर क्या है, कम है। दोनों तरीके एक ही बात है। अब एक दूसरा चित्र देखो। अब उसमें क्या करना है, इस चीज को उल्टा बोला जाएगा, समझना। जैसे कोई प्रकाश है, इस बार सघन माध्यम ऊपर है, इस बार जो है वो सघन माध्यम ऊपर है, इस बार सघन माध्यम ऊपर है और विरल माध्यम नीचे है। यह है माध्यम 1, यह है माध्यम 2। ऊपर वाला माध्यम इस बार सघन माध्यम है और नीचे वाला विरल माध्यम है, और यह है हमारा अभिलंब। अभिलंब ये पानी है, ये वायु है। उल्टा है ये चित्र। सर जी आपतन कोण का मान इस घटना में अपवर्तन कोण का मान कम रहेगा आपतन कोण से। अपवर्तन कोण कम रहेगा, सही तो है। आई कोण आई, नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसको ये वाला ले लो, सही कह रहे हो भाई, ये वाला ये वाला। इस घटना में जो कोण आर है, मतलब अपवर्तन कोण, ये कम रहेगा आपतन कोण से। जी हाँ, ये सही है, सही है बिल्कुल भाई। एक बार सही पकड़ा इस शब्द को, वो थोड़े से लिखने में गलती हो रही थी। चौधरी मंजीत, बहुत बढ़िया भाई। देखिए ये बिल्कुल एकदम सही है। यहां पर इस वाले चित्र में कोण आर, कोण आर मतलब अपवर्तन कोण जो है,
ये आपतन कोण से क्या रहेगा, कम रहेगा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब दूसरा चित्र देखो आप। इस वाले चित्र में देखिए, इस बार हमको क्या बोलना पड़ेगा। कोई प्रकाश की किरण है, सघन माध्यम से कोई प्रकाश की किरण, ये आपतित किरण है भाई। देखो, ये वाली किरण का नाम है आपतित किरण। नियम यह है कि इस किरण को जाना चाहिए था सीधा, इस किरण को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये है अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है। कोण आई आपतन कोण और कोण आर अपवर्तन कोण है। समझना मेरे भाई, इस पूरे चित्र को वापस देख। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, उल्टा बोला है, देखो बात को समझना। इस वाले चित्र में तो हमने बोला था प्रकाश कहां से कहां जा रहा है, विरल से सघन में, विरल से सघन में, विरल से सघन में जा रहा है। और यहां चल रहा है सघन से विरल में, सघन से विरल में, सघन से विरल में। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट गई तो इस वाले चित्र में क्या होगा, ये वाला कोण ज्यादा रहेगा, ये वाला कोण कम रहेगा, ये वाला कोण ज्यादा रहेगा, ये वाला कोण क्या रहेगा, कम रहेगा। लिख रहा हूं, पहले इससे समझना। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। इस घटना में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से कम रह जाता है। एक मिनट।
देखो इसमें क्या होता है, इस वाली घटना में आपतन कोण का जो मान है कोण आई, ये कम रह जाता है कोण आर से। कोण आई मतलब आपतन कोण, कोण आर अपवर्तन कोण। पहले इस बात को समझो, फिर हम अगले पॉइंट पे जाएंगे। दोस्तों दो चित्र हमने बनाए हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये वाला माध्यम कैसा है, यहां पर सघन माध्यम है, सघन माध्यम में हमने पानी ले लिया यहां पर। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो प्रकाश की किरण जो है ना, वो अभिलंब से थोड़ी दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर ये दूर हट गई, उसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन इस घटना में समझो, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है आपतन कोण, आपतन कोण का जो मान है ये कम रह जाएगा। किससे? अपवर्तन कोण के मान से। ये क्या है? अपवर्तन कोण। ये अपवर्तन कोण है, ये आपतन कोण है। तो अब बातें यहां तक जब पढ़ी आपने, तो पढ़ते 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 एक बात आई दिमाग में कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, समझना। अब आप सभी भाइयों के दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है, वो मेरे भी आ रहा है कि सर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों तो प्रकाश अभिलंब से दूर जा रहा है, क्यों प्रकाश अभिलंब के कभी पास आ रहा है? ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका कारण लिख देता हूं, अपवर्तन का कारण। भैया अब समझना, यहां से आगे बहुत मजा आएगा। अपवर्तन का कारण क्या है, इसको समझिए। अपवर्तन का कारण, अपवर्तन होता क्यों है? तो अपवर्तन का जो मेन कारण है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग माध्यम में अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जी हां भाई, प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। इसलिए जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। देखिए भाई, बात ये चल रही है कि कोई प्रकाश है, जब वायु से पानी में जा रहा है, कोई प्रकाश है वायु से पानी में जा रहा है, तो वो अपने पथ से
मुड़ क्यों जाता है, तो उसका कारण क्या है, कारण पूछ रहा है वो। मुड़ने का कारण क्या है भाई, प्रकाश मुड़ रहा है, इसको तो बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन ऐसा होता क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसका आंसर है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। जी हां मेरे भाई, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। इसके कारण जब भी कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो अपने पथ से मुड़ जाता है। इस घटना को समझाया है प्रकाश के अपवर्तन ने। वापस सुन लीजिए, अगर कोई आपसे पूछे, आपसे वो ये पूछेगा कि अपवर्तन का कारण क्या है, तो आपको ये जवाब देना है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। इसी की वजह से प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसी की वजह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन का मतलब है मुख्य पथ से विचलित हो जाना, मुख्य पथ से विचलित हो जाना, यह है अपवर्तन। और यह होता क्यों है, होने के पीछे कारण यह बोलना पड़ेगा आपको। यह बात चलो ठीक है मान ली, अब वापस सुनो। सर ये बात हमने मान ली कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। इसकी वजह से वो प्रकाश क्या है, मुड़ जाता है। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी या किस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, इसका पता कैसे चलेगा। प्लीज इस टॉपिक को समझते चलना, समझते चलना। इस टॉपिक को बार बार कह रहा हूं, जो आपने आज तक पढ़ा है ये टॉपिक ऐसा नहीं है। प्लीज लोगों ने आपको जो झांसा दिया है ऐसा टॉपिक नहीं है, इसमें पूरी ताकत लगा दो। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, चाहे इस वीडियो को 2 बार देखना चाहे 3 बार देखना, लेकिन इसका तरीका कुछ अलग है और बहुत अलग तरीके से इसको पढ़ा रहा हूं मैं। प्लीज इसको समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम है और किस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा है, कैसे पता चलेगा। तो भाई देखो अगला पॉइंट में मैं आपको सिखा देता हूं। समझना एक एक पॉइंट को, किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी और किस माध्यम में, मजा आ जाएगा, पूरा पॉइंट को समझिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल किस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, ये कैसे पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, बहुत बढ़िया गुरुजी। ये कैसे पता चलेगा कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी और किस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, कैसे पता चलेगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब है प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक नई चीज आ गई, अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
समझना, प्रकाश की जो चाल होती है वो माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझो इस पॉइंट को। इस पॉइंट का मतलब यह है कि जो प्रकाश की चाल होगी ये अपवर्तनांक, ये क्या चीज है इसको भी बता रहा हूं, अभी थोड़ा धैर्य रखो। अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, प्लीज इसको समझिए। प्रकाश की चाल जो है ये अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये होता है मेरा भाई समझ, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। सर आपने एक बात बोली थी कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ठीक है, हमने मान ली। अब आप हमको ये बता रहे हो कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी और किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। इसका पता कैसे चलेगा? तो इसका पता चलता है माध्यम के अपवर्तनांक से। सर ये अपवर्तनांक क्या है इसको भी समझा रहा हूं, लेकिन अभी जो बात मैं बोल रहा हूं उसको सुन। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, कैसे पता चलेगा बता रहा हूं, पहले सुन तो ले। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। वापस सुन। जिस माध्यम का अपवर्तनांक का मान कम होगा, समझ लेना उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक का मान ज्यादा होगा, ये ज्यादा का निशान है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। प्रकाश कहां पे ज्यादा स्पीड से जाएगा, कहां पे कम स्पीड से जा रहा है, इसका पता उस माध्यम के अपवर्तनांक से चलेगा। पहले एक बार सुनिए, मैं 2 बार समझाऊंगा इस टॉपिक को, पहले सुनते चलो। ये कह रहे हैं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक का मान कम होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। जिसका अपवर्तनांक का मान कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? ज्यादा होगी। एक अगला पॉइंट है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक का मान ज्यादा होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। देख भाई, सुन बात को, इस बात को एकदम और अच्छे से समझ लो। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। एक नया शब्द यहां पे नजर आया है, उस शब्द का नाम है अपवर्तनांक।
आपको यदि मैं अपवर्तनांक के मान बता दूं, लिख रहा हूं, देखो मैं आपको कुछ अपवर्तनांक के मान बता रहा हूं, ये कैसे निकाले जाते हैं वो भी मैं बता रहा हूं आपको। जैसे उदाहरण के लिए बर्फ का अपवर्तनांक का मान 1.31 होता है, जबकि समझना पानी का अपवर्तनांक का मान 1.33 होता है। पहले दोनों बातों को समझिए मेरे भाई, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर ये मान कैसे निकाले, ये जो अपवर्तनांक के मान है ना, ये आपने कैसे निकाले? तो इसका एक सूत्र है, वो लिख रहा हूं। अपवर्तनांक ज्ञात करने का एक सूत्र है, वो मैं लिख रहा हूं। कोशिश करो ये आपको डायरेक्ट याद हो जाए। बर्फ का अपवर्तनांक है 1.31 और पानी का अपवर्तनांक है 1.33। ये कैसे निकाले? इसका एक फॉर्मूला है, इसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। निरपेक्ष अपवर्तनांक ये है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम अपवर्तनांक का मान निकाल सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, C निर्वात में प्रकाश की चाल, और यहां पे M लिख देते हैं किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल। ये एक मात्रकहीन राशि है भाई, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये एक मात्रकहीन राशि है भाई। अपवर्तनांक जो है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन राशि है ये। इस पॉइंट को वापस आओ घूम फिर के, और जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं मैं उनसे बार बार एक ही बात बोलूंगा कि इस क्लास को आप एक बार नहीं 2 बार देखना, ये बात समझ में आनी चाहिए। समझो इस पॉइंट को। सबसे पहले हमने बोला कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, ये बात तो सर हमें एकदम क्लियर हो गई कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, इसके बाद में जब बात आई कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी या किस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, इसका पता कैसे चलेगा? उनके अपवर्तनांक के मान देखकर। कैसे सर? जिस माध्यम का अपवर्तनांक का मान कम होगा, जैसे यहां पर मैंने 2 मान लिखे हैं, बर्फ का अपवर्तनांक का मान 1.31 और पानी का अपवर्तनांक का मान 1.33, फिक्स है ये मान। तो किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी? इन दोनों में से बताओ, इन दोनों में से किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी? बताओ किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी? दोनों को देख के बताओ किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। दोनों माध्यमों को देख के जवाब दो। मैंने आपको बर्फ का अपवर्तनांक का मान दे रखा है 1.31, पानी का अपवर्तनांक का मान दे रखा है 1.33। प्लीज मुझे बताओ किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी? आंसर होगा बर्फ में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। बर्फ में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। क्यों 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 क्यों? क्योंकि 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 बर्फ का अपवर्तनांक का मान कम है। बर्फ का अपवर्तनांक का मान कम है, कम है, कम है, कम है, कम है। बार बार लाइन को याद करके बैठ जाओ।
जिस माध्यम का अपवर्तनांक का मान नहीं, जिसका अपवर्तनांक का मान बर्फ में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी बर्फ में प्रकाश की चाल? क्योंकि बर्फ का अपवर्तनांक का मान कम है। जिसका अपवर्तनांक का मान कम होगा, इस लाइन को लिख लो दीवार पर यार। जिस माध्यम का अपवर्तनांक का मान कम होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। अपवर्तनांक कम, प्रकाश की चाल ज्यादा। अपवर्तनांक कम, प्रकाश की चाल ज्यादा। अपवर्तनांक कम, प्रकाश की चाल ज्यादा। तो एक लिस्ट बना देता हूं मैं यहां पर। एक तरफ हम माध्यम का नाम लिख देते हैं, माध्यम, और एक तरफ उनके अपवर्तनांक के मान लिख देते हैं, अपवर्तनांक के मान। दोस्तों समझना, सबसे पहले हम यहां पे लिख रहे हैं निर्वात। समझते चलना, मैं क्लियर कर दूंगा हर पॉइंट को। सबसे पहले हमने निर्वात का नाम लिखा। निर्वात का अपवर्तनांक का मान 1 होता है, 1। निर्वात का अपवर्तनांक का मान 1 है, सबसे कम होता है। इसके बाद वायु का, याद कर लेना भाई इनको, वायु का अपवर्तनांक का मान है 1.0003। ओ भाई सुन, 3 के आगे 3 जीरो। ये अपने पिछली बार ग्रुप डी में पूछ लिया था, तो बच्चे कंफ्यूजन हो गए कि वो 3 के आगे कितनी जीरो है। तो ध्यान रखना, 3 के आगे 3 जीरो है, ठीक है। इसके बाद जल का अपवर्तनांक का मान 1.31, पानी का अपवर्तनांक का मान 1.33, केरोसिन का अपवर्तनांक का मान 1.44, 1.44। इसके बाद में बेंजीन का 1.50। जितना याद हो सके उतना कर लेना, सीधी सी बात यह है। बेंजीन का अपवर्तनांक का मान 1.50। क्राउन कांच, क्राउन कांच ले लो, कांच भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्राउन कांच का अपवर्तनांक का मान 1.52, ठीक है। और हीरे का लिख देता हूं डायरेक्ट ही, हीरे का लिख देता हूं। हीरे का अपवर्तनांक का मान 2.42। बाकी का हमारी बुक में लिस्ट काफी बड़ी बनाई है हमने, लेकिन सर पानी में और बर्फ में का दोबारा बता दो। डीसी सुनिए, यहां से देख लो, ये मैंने आपको 6-7 माध्यमों के अपवर्तनांक के मान लिखे। ये मान फिक्स है, पहली बात तो इनको याद कर लेना। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखो आपको क्या देखना है, ये लिस्ट पे नजर रखनी है। अब मैं ये कहता हूं कि निर्वात का अपवर्तनांक का मान सबसे कम है, निर्वात का अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है, इसलिए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, निर्वात का अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है। निर्वात का अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है। सबसे कम होता है, निर्वात का अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है 1। इसलिए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, इसलिए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है।
कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों, कितने भाइयों को, पहले तो मैं ये पूछूंगा, एक जवाब देना मेरे को, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, जिस माध्यम का अपवर्तनांक का मान कम होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक का मान कम होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। पहले तो ये लाइन किस किस को समझ में आई, इसका जवाब दो। अपवर्तनांक कम, वहां पे प्रकाश की चाल ज्यादा। निर्वात का अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। इसलिए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। भैया इस पॉइंट को समझो यारो। नहीं नहीं, एक भाई ने यहां पर बात पकड़ी है। ये जल का बर्फ है भाई, ये सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा, बिल्कुल आपने एक बात सही पकड़ी है, ये बर्फ है भाई, थोड़ी सी प्लीज इसको सही कर लो। बर्फ का बर्तनांक का मान 1.31, पानी का 1.33। बिल्कुल बिल्कुल भाई। कुछ गलतियां जब हो जाती है ना, उसको आप पकड़ लिया करो। लिखने में ही तो गलती हो रही थी, बोलने में सही आ रहा था। बर्फ का बर्तनांक का मान 1.31 है और पानी का बर्तनांक का मान 1.23। हो जाती है गलती लिखने में, हमारे सब आप आदमी है। तो एक बात चेक करो। अरे सही कर दिया दादा, हो जल और पानी एक ही है, जल और पानी तो, इतना भी कंफ्यूजन क्यों हो रहे हो? मैंने जो न्यूमेरिकल कराए हैं उसके बाद भी, जैसे ये चैप्टर पूरा हो जाए, मैंने आपको एक दिन यूट्यूब पर बताया था कि मैंने यूट्यूब पर बहुत न्यूमेरिकल कराए, वो क्लास आपको देखनी पड़ेगी। मेरे भाई, निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ऐसे ही हीरे में याद कर लो, हीरे में प्रकाश की चाल है ना, इधर देखो फिर, इधर देखो। यहां मुझे बता, एक बार आपसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जैसे मैं एक तो ले रहा हूं पानी, समझना, बताओ, जवाब देना मुझे। एक तो ले रहा हूं पानी, एक ले रहा हूं केरोसिन। प्लीज इस क्वेश्चन का जवाब दो आप सभी भाई। एक तो मैंने ले लिया पानी, एक ले लिया केरोसिन, किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी? कमेंट करके बताओ एक बार। ले लिया मैंने, एक मैंने पानी ले लिया, एक केरोसिन लिया है, बताओ किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी? पानी में या केरोसिन में? पानी में या केरोसिन में, किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी? किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी? किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी? सबने बताया
कि पानी में प्रकाश ज्यादा होगा और केरोसिन में कम। पानी में ज्यादा क्यों? पानी में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि पानी का अपवर्तनांक का मान कम है। अब समझ में आया बच्चों को? जिसका अपवर्तनांक का मान कम, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। हीरे का अपवर्तनांक का मान सबसे ज्यादा है। हीरे का अपवर्तनांक का मान सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना? तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी? सबसे कम। हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम। चलो एक बात और साइड में लिख देता हूं, ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनिए। एक बात और क्लियर कर लो, एक शब्द में बोल रहा हूं यहां पर, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक सीधा लिख दूं इसको, थोड़ा सा कैड आ गया। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। दोस्तों इसको हम म्यू से लिखते हैं, म्यू से। म्यू इसको कैसे ज्ञात करते हैं हम? निर्वात में प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक ज्ञात करने का फॉर्मूला है, निर्वात में प्रकाश की चाल फिक्स है, फिक्स है ये वाला। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम जिसका ज्ञात करना हो, माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका ज्ञात करना हो उसकी चाल लिख देनी नीचे, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब एक बार आप समझो, यह अपवर्तनांक ज्ञात करने का फॉर्मूला है। देखो ऊपर भी चाल है मीटर प्रति सेकंड, नीचे भी चाल है मीटर प्रति सेकंड, ये आपस में कट जाता है। ठीक है ना? ऊपर भी मीटर प्रति सेकंड, नीचे भी मीटर प्रति सेकंड। तो इससे पता चलता है कि ये जो अपवर्तनांक है ये एक मात्रकहीन राशि होती है भाई, ये एक मात्रकहीन राशि होती है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ये एक मात्रकहीन राशि होती है। दूसरा, अपवर्तनांक का जो मान है माध्यम की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति घनत्व व रंग पर निर्भर करता है, रंग पर निर्भर करता है, करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है एक बार परीक्षा में, मैं अब किसकी बात कर रहा हूं, यहां पर एक छोटा सा मैंने टॉपिक लिया बीच में, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करोगे? इसका फॉर्मूला है निर्वात में प्रकाश, इसको आप किताबों में कहीं कहीं पे निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोल रखा है, एक ही बात है। निरपेक्ष का मतलब है कि हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो निर्वात, एक ऊपर वाला फिक्स रहेगा, ये निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करेंगे, निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करेंगे प्रकाश की चाल। तो इसलिए ऊपर जो है, अगर ऊपर हम जितने भी मान ज्ञात कर रहे हैं ना, वो ऊपर निर्वात को लेके ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए इसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है और अपवर्तनांक का जो मान है वो माध्यम की प्रकृति, घनत्व और रंग पर निर्भर करता है। आपसे पूछेगा कि अपवर्तनांक का मान किस किस पर निर्भर करता है? भाई अपवर्तनांक तो अलग अलग होता है, सबका अपवर्तनांक अलग अलग है। पानी का अपवर्तनांक अलग, कांच का अपवर्तनांक का अलग, हीरे का, सबका अलग अलग है। तो जो अपवर्तनांक का जो मान है वो माध्यम की प्रकृति कैसी है उस पर निर्भर करता है, उसका घनत्व कैसा है उस पर निर्भर करता है, और उसका रंग कैसा है इस पर भी निर्भर करता है।
एक लाइन और बहुत अच्छी लिखी है, अगर किताब में नहीं लिख रखी तो इसको ऐड कर लेना। बैंगनी रंग के जो प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए लिख लो, ये अच्छी लाइन है, ये बुक में भी नहीं लिख रही है लाइन, ऐड कर लो। बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक व लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ये बहुत अच्छी लाइन है। कलर की बात कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, जो बैंगनी रंग होता है, देखो अपने पास ये 7 रंग होते हैं मेरे भाई, याद है? वी आई वी बेबे, जी वाई ओ आर, वॉयलेट बैंगनी, इंडिगो जामनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल। दोस्तों अभी जो है ना, एक चीज आपने पढ़ रखी है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। पढ़ा था आपने, कभी ना कभी तो पढ़ा होगा। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य पूछे तो सबसे ज्यादा होती है 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य पूछे तो सबसे ज्यादा, लेकिन लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। देखो लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अलग अलग चीज है। अगर वो पूछे कि किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, तो बोलना लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना? तरंग दैर्घ्य पूछे तो बोलना लाल रंग की सबसे ज्यादा होती है, लेकिन अपवर्तनांक सबसे कम। लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ये कुछ छोटा सा एक पॉइंट है अपवर्तनांक। एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो। अगर वो आपसे ऐसे कह दे, एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे पानी में प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होगा? पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान, पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होगा?
भाई साहब, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड फिक्स है निर्वात में प्रकाश की चाल। और माध्यम में क्या दे रखा है? माध्यम में क्या दे रखा है? पानी दे रखा है क्वेश्चन में। माध्यम क्या दिया है? पानी। पानी में प्रकाश की चाल कितनी है? ऊपर दे रखा है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब समझना, समझिए, मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कट जाएगा, 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, उत्तर आएगा 1.33। ये आ गया पानी का अपवर्तनांक का मान। ऐसे ज्ञात होता है। ऐसे ज्ञात होता है। अगर आपको अपवर्तनांक के मान निकालने हैं तो मेरे भाई ऐसे ज्ञात होता है अपवर्तनांक का मान। मेरे प्यारे प्यारे धुरंधरों, अगर आपको अपवर्तनांक के मान निकालने हैं तो ऐसे निकालने हैं अपवर्तनांक के मान। अगर आपको अपवर्तनांक के मान निकालने हैं तो ऐसे निकालने हैं। क्लियर कर लो भाई, एक बार चेक करो आराम से। निकल जाएगा भाई। किसी का भी निरपेक्ष अपवर्तनांक, जो ये मान लिखे ना मैंने, ऐसे ही याद होते हैं। जैसे आपने पानी का वर्तनांक का मान ज्ञात कर लिया, ऐसे ही आप कांच का ज्ञात कर सकते हो, हीरे का ज्ञात कर सकते हो, किसी का भी अपवर्तनांक का मान ज्ञात कर सकते हो। इसके लिए दो चीज चाहिए। ये ऊपर वाला मान तो फिक्स है, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये फिक्स है ऊपर वाला मान। और नीचे वाला वो देता जाएगा। जैसे अभी मैंने पानी में प्रकाश की चाल दे दी, मैंने दे दिया पानी में प्रकाश की चाल, तो आपने पानी का वर्तनांक का मान ज्ञात कर लिया। अगर मैं ये लिख देता कि भाई कांच में प्रकाश की चाल इतनी है, तो कांच का वर्तनांक का मान ज्ञात करो। इस तरह से आप अपवर्तनांक के मान ज्ञात कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? अब एक चीज और सुनिए दोस्तों, एक बात और यहां पर सिखाता हूं। ये तो बीच में एक शब्द आ गया अपवर्तनांक। एक बार वापस से इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बहुत ही काम की चीज है। एक बार में चीजें नहीं समझ में आएगी, मैं बार बार कह रहा हूं। आपको 2 बार इस क्लास को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। दोस्तों, एक हमारे पास में अपवर्तन के नियम है। जैसे हमने परावर्तन के नियम पढ़े हैं, ऐसे ही अपवर्तन के 2 नियम हैं। नियम नंबर पहला ये कहता है, आपतित किरण सीधा है,
अपवर्तित करण वह अभिलंब है। तीनों एक तल में होने चाहिए। ये इसका पहला नियम है। दोस्तों अभी हम बार बार चित्र बना रहे थे, ठीक है। ये अभिलंब है, ये आने वाली किरण है, ये जाने वाली किरण है। तो ये तीनों जो है ना, ये एक तल में होते हैं। यहां पर तीनों का मिलन यहां पे होता है। ये आने वाली किरण है, ये जाने वाली किरण है और ये अभिलंब है। तीनों एक तल में होने चाहिए। और नियम नंबर 2 और देख लो। नियम नंबर 2, साइन आई बटे होता है साइन आर बराबर, ये है हमारा साइन आई बटे साइन आर का जो मान होता है वो हमेशा नियतांक के बराबर होता है। नियतांक, इसका क्या मतलब है? पहली बात तो इसको कहा जाता है स्नेल का नियम। जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवर्तन के दूसरा जो नियम है इसको हम बोलते हैं स्नेल का नियम। ये है क्या है? ये है आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा, जा जा का मतलब है साइन थीटा। आपतन कोण की जा ऊपर, ऊपर ऊपर क्या है? आपतन कोण की जा। वे अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा, जा का मतलब होता है साइन थीटा, ये नीचे वाला। अपवर्तन कोण की जा का अनुपात, का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। दोस्तों दूसरा जो नियम है हमारे पास वो ये है कि आपतन कोण की जा वे अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात है एक स्थिरांक के बराबर होता है। एक स्थिरांक बोल दो या नियतांक बोल दो, एक ही बात है। नियतांक या स्थिरांक के बराबर होता है। कुछ क्वेश्चन इससे भी कराऊंगा, पहले दोनों नियमों को एक बार समझ लो। अगर कोई आपसे इतना सा पूछे कि भाई अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं, तो अपवर्तन के दो नियम हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला आपतितकरण, अपवर्तितकरण और अभिलंब, तीनों एक तल में होते हैं। तीनों एक तल में होते हैं। और दूसरा नियम है जिसको हम स्नेल का नियम कहते हैं। मोस्ट लगा लो। स्नेल का नियम क्या है? साइन आई बटे साइन आर का जो मान होता है वो हमेशा एक नियतांक के बराबर होता है। इससे कुछ न्यूमेरिकल और सिखाने की कोशिश करूंगा मेरा भाई। इसको बोलते हैं आपतन कोण की जा, नीचे है अपवर्तन कोण की जा। जा का मतलब तो होता है साइन थीटा। आई आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण, और साइन थीटा को क्या बोल रहे हैं हम? जा। तो वापस आपतन कोण की जा बटे में अपवर्तन कोण की जा का जो मान आता है वो एक स्थिरांक के बराबर होता है, नियतांक के बराबर होगा। इसके भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है ना, ये जो नियम है स्नेल का नियम, इससे कुछ न्यूमेरिकल हमारी परीक्षाओं में पूछे हैं। वो ऐसे पूछता है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करो, है ये क्वेश्चन।
न्यूमेरिकल बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे। न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का पता होना चाहिए, और एक बार में न्यूमेरिकल नहीं सीखे जाते, लेकिन हम जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम न्यूमेरिकल भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। पहले एक बार आप इस थ्योरी को समझिए, फिर धीरे धीरे आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आने लगेंगे। भाई साहब, दूसरा नियम जो है ना, आपको जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब पता चलेगा कि ये वाला जो है, इसको बोलते हैं आपतन कोण की जा, ये है अपवर्तन कोण की जा का जो मान आएगा वो हमेशा एक स्थिरांक के बराबर होगा। इसको भी हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझ पाएंगे, वो मैं कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन कराएगा वो, जैसे दो माध्यम ले लेगा, समझना, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं। कोई भी दो माध्यम ले लिया, एक पानी, एक कांच, कुछ भी ले ले, कोई दो माध्यम, वो बोलेगा इस माध्यम की उस माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक का मान ज्ञात करो। फिर वहां से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अभी केवल आज के लिए आप इस थ्योरी को समझिए, एक क्लास और मैं लगाऊंगा अपवर्तन के ऊपर, कल एक क्लास और लगाऊंगा अपवर्तन के ऊपर, ताकि ये आपको और पूरा समझ में आए। कल पहले थोड़ा सा मैं इसकी घटनाएं बता दूंगा, फिर मैं कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा कल की क्लास में, तो ये एकदम आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सीखने की कोशिश करो। देखो, आज की क्लास में हम जो बात कर रहे थे वो ये थी, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, एक परिभाषा बताई थी। अपवर्तन का मतलब है कोई प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाता है। ठीक है सर, अपवर्तन का कारण क्या है? अपवर्तन का कारण है प्रकाश की चाल। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है, इसलिए ये अपवर्तन की घटना दिखाई देती है। एक और क्लास लगेगी इसके ऊपर, फिर इसके क्वेश्चन भी करा रहा हूं, आराम से समझिए। पॉइंट ऐसे नहीं है, हो सकता है एक बार में थोड़ा समझ में आए हो, दोबारा सीखोगे। इस क्लास को तो दो बार देखना ही देखना। फिर मैंने आपको अपवर्तनांक के बारे में बताया था कि भाई अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करते हैं। अपवर्तनांक बोल दो, या हम इसको बोल देते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर ऊपर वाला मान फिक्स कर दिया उन्होंने, निर्बात के सापेक्ष, निर्बात के सापेक्ष उसका बढ़ना, निर्बात के सापेक्ष उसका उसका बढ़ना, तो इसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये लिस्ट याद कर लेना, ठीक है। फिर हमने पढ़े अपवर्तन के नियम, दो नियम है, उनकी लाइनें याद करनी है। और इसी के अंदर आपको एक नियम नजर आया है, स्नेल का नियम, काफी बार आता है परीक्षाओं में। कल पहले मैं एक बार ये घटना बताऊंगा, कल एक घटना बता दूंगा, और कल आपको न्यूमेरिकल भी सिखाऊंगा। मजा आ जाएगा, ऐसे नहीं है। कोई चीज को ऐसे पढ़ो कि वापस, भाई कुछ चीजें ऐसी होती है, देखो मेरी बात को समझिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें पीएचडी नहीं करके उसमें से क्वेश्चन क्या आएगा वो याद कर लो। कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको वहां पे डॉक्टरी नहीं करनी है, बस वहां से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है वो लाइन याद कर लो, बस। ऐसी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तबीयत में थोड़ा थोड़ा सुधार में कर रहा हूं, बाकी अभी एक दिन दो दिन यूट्यूब पर क्लास नहीं है, जैसे ही होगी मैं बता दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।